नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक धर्मा साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस बार हम लेके आए हैं अग्निवीर 2026 के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको अगर आप सही तरह से पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो ये मान के चलिए इस बार आपके सिलेक्शन को अग्निवीर में कोई नहीं रोक सकता। कारण सीधा सा है, आप जानते हैं दोस्तों, अग्निवीर में 30 नंबर की साइंस है। जी हाँ, यानी कि 100 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर में से 30 नंबर की साइंस, यानी 30% पोर्शन को अगर साइंस से कवर कर रहा है, इसका मतलब अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे समय में हम एक भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा आज करेंगे, महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है, शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। दोस्तों, अग्निवीर में जो प्रश्न आते हैं वो बहुत डेप्थ में भी नहीं आते, लेकिन इतने भी नहीं है कि बहुत आसानी से आप कर दो। लेकिन ये पक्का है कि अपने यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े रहते हैं और रेगुलरली आप वीडियो को फॉलो करते हैं, देखते हैं, नोट बनाते हैं, तो आप मान के चलिए आप आराम से 30 में से 30 प्रश्न आप ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, कमेंट करके आप बताएं इनमें से कौन कौन से प्रश्नों के जवाब आप दे पा रहे हैं। कमेंट करके बताएं शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? हम जानते हैं मानव में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? 46, जो कि द्विगुणित होते हैं, 2n होते हैं। ये कैसे होते हैं? 2n, यानी कि द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित। मानव में गुणसूत्र संख्या है द्विगुणित 46। लेकिन स्पर्म, स्पर्म में जो गुणसूत्र संख्या होगी दोस्तों, वो होगी हमेशा कितनी? 23, यानी अगुणित। कैसी होती है? 23 या अगुणित होती है ये। तो दो शेल्स ऐसी हैं हमारे शरीर में। एक तो है स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं, जो कि नर जनन तंत्र में, वृषण में बनते हैं, जिनमें गुणसूत्र की संख्या होती है 23। इसी तरह से अंडाणु में, जो मादा जनन तंत्र में अंडाशय में अंडाणु जो बनते हैं, उनमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, यानी अगुणित होती है। याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। दूसरा, धमनियों में रक्त को जमने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? दोस्तों, हम जानते हैं हमारे शरीर में जब ब्लड बहता है, तो अगर वो कहीं पर जम जाए तो वो क्या है, वो सेल डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। तो वो मृत ना हो, उनको जमने से रोकने के लिए एक पदार्थ उत्तरदायी है, जिसका नाम है हेपेरिन। क्या नाम है? हेपेरिन। तो हेपेरिन हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, ये रक्त को जमने नहीं देता, जबकि कौन सा जमाने का काम करता है? ये गाढ़ा करता है। तो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स है, जी हाँ, जिनको हमें प्लेट डाउन बोलते हैं ना, प्लेट डाउन हो गई जैसे डेंगू में, चिकनगुनिया में वगैरह में, तो वो प्लेट दरअसल प्लेटलेट्स होती है। ठीक है। तो हेपेरिन जमने से रोकने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम। दोस्तों, रासायनिक नाम तो हमें सभी विटामिनों को याद रखने हैं। ए बी में जितने भी हैं, सभी सी डी ई के सभी विटामिनों के रासायनिक नाम हमें याद रखने हैं। तो विटामिन बी में वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम हम यहां पर लिखते हैं। इसका रासायनिक नाम है साइनो कोबालामिन। साइनो कोबालामिन, कहीं कहीं पर आपको शाइनो का बालामिन लिखा जाता है। यह है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम याद रखिए। विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, यानी कि जो आरबीसी होता है, उसके निर्माण को भी प्रेरित करता है। उसके परिपक्व के भी कोबाल्ट धातु या विटामिन बी 12 आवश्यक होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम करते हैं। इसमें रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, रक्त का पीएच मान आपका यूरिन का, ब्लड का, लार का पूछा जा सकता है। तो यहां याद रखिए, हमारे रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। इसको हम बोलते हैं हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय, क्योंकि 0 से लेकर के और 6.9, यानी 7 से 0 के मध्य जो होता है, वो तो होता है कैसा? अम्लीय होता है। ठीक 7 पर उदासीन होता है, और 7.1 से लेकर के और 14 तक, 14 तक जो है वो होता है क्षारीय। तो 7.4 है, यानी 7 से थोड़ा सा ऊपर है, तो कैसा हो गया? हल्का क्षारीय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? रक्त समूह होते हैं 4 प्रकार के, ए बी ए बी ओ। इनमें जो सर्वदाता है वो होता है आपका ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा होता है? ओ। लेकिन कई बार एग्जामों में आ जाता है O+, O-, AB+, AB-।
तो उस कंडीशन में O माइनस मानेंगे। वैसे तो कौन होता है, O होता है, लेकिन अगर प्लस माइनस में देख रखा है तो O नेगेटिव को RH कारक ऋणात्मक को सर्वदाता मानते हैं, यानी सभी को ब्लड दे सकता है। लेकिन सभी कौन से, जिनका सभी का माइनस वाला है। जिससे माइनस है तो माइनस A को दे सकता है, माइनस B को दे सकता है, माइनस AB को दे सकता है, और माइनस O को ये ब्लड डोनेट कर सकता है। इसीलिए इसे बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह, जबकि सर्वग्राही है ब्लड ग्रुप AB। ठीक है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक केवल दूध का सेवन करे तो उसे कौन सा रोग हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति केवल दूध ही पिए, जैसे किसी को होता है ना बहुत ज्यादा दूध पीने का शौक, तो अगर कोई उसे इतना शौक है कि वो खाना पीना सब भूल जाए, केवल दूध का सेवन करे, दूध को ही पिए, तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा। तो दोस्तों दूध के अंदर देखो, दूध के अंदर सभी चीजें लगभग लगभग होती है। दूध के अंदर आपको लगभग लगभग सभी चीजें मिलेंगी। ये दूध की बाल्टी हो गई, इसके अंदर आपको कैल्शियम भी मिलेगा, इसके अंदर आपको आयरन भी कम मात्रा में मिलेगा, इसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार की विटामिन भी आपको मिलेंगी। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर आपको मिलेगी, इसमें वसा भी आपको इसमें मिल जाएगी, प्रोटीन भी आपको इससे मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना सब कुछ है, जल की मात्रा में इसमें होती है, जल भी इसमें होता है, तो फिर दूध में क्या नहीं होता। तो दूध में नहीं होता विटामिन सी। क्या नहीं होता, विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक केवल दूध का सेवन करे तो उसे कौन सा रोग हो जाता है। लेकिन सवाल क्या पूछा है, कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम है, स्कर्वी। तो हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति केवल दूध का शौकीन है, दूध ही पीता है लंबे समय तक, तो उसे स्कर्वी रोग हो जाएगा। और स्कर्वी रोग क्या है, स्कर्वी रोग दांतों की जो जड़ें हैं, रूट हैं, वहां से ब्लड का निकलना ही क्या है, स्कर्वी है। यह दांतों पर मसूड़ों की पकड़ का कमजोर होना क्या है, स्कर्वी है। हालांकि एग्जाम में कई बार मसूड़ों से रक्त आना भी स्कर्वी मान लेते हैं, लेकिन मसूड़ों से रक्त आना पायरिया भी होता है, जो एक तरह से किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। तो मसूड़ों, ये जड़ों से रक्त आना क्या है, स्कर्वी रोग हो जाता है इसको। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों अध्ययन के भी अपन को ध्यान रखने हैं, अलग अलग अध्ययन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरॉन्स का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर है हम याद रखेंगे कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, जहां पर भी शब्द आ जाए लोजी समझिए अध्ययन है, स्टडी है किसी चीज की, और साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी के जनक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के जनक। कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्के की मतलब क्या है, रक्त का थक्के का मतलब ये है कि जब चोट आदि लगने पर ब्लड निकलता है तो कुछ समय बाद ही 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो बंद भी हो जाता है स्वतः ही। ठीक है, नॉर्मल चोट है तो लेकिन कई बार क्या है, किसी किसी व्यक्ति को 2-3 मिनट से ज्यादा भी हो जाता है और ब्लड लगातार निकलता रहता है। तो वो कंडीशन कौन सी है। तो याद रखिए अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, तो उस शरीर में या उस व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का स्कंदन नहीं होता, रक्त का जमाव नहीं होता है। इसको बोलते हैं विटामिन के। इसलिए विटामिन के की पूर्ति जरूर है। विटामिन के किससे मिलती है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, इसमें आपको जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, है ना, अंकुरित अनाजें हो गई, ये सभी क्या है, ये विटामिन के क्या है, स्रोत हैं। ठीक है, तो एक बार आप सभी इनका स्क्रीनशॉट लें। देखिए दोस्त, लगभग हमने 8 प्रश्न हमने कर लिए हैं। टोटल हमें 15 प्रश्न करने हैं सॉल्व, और इनमें से आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि एक प्रश्न 2 नंबर का है, 15 प्रश्न 30 नंबर के, तो 30 नंबर में से आपके कितने नंबर आए और कौन कौन सा प्रश्न आपका सही है या गलत है, कमेंट करके मुझे बताते रहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। यानी कि वृषण को अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस, और वृषण जो है वो नर जनन तंत्र का एक पार्ट है। तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन आप यहां देखिए, ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है दोस्तों,
टेस्टोस्टेरोन। लेकिन कई बार हार्मोन के अलावा ये भी पूछ लेते हैं कि ये वृषण की कौन सी कोशिकाओं द्वारा, तो याद रखिए ये लीडिंग सेल्स द्वारा स्रावित होता है। कौन सी सेल्स? लीडिंग सेल्स द्वारा। हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और वृषण द्वारा स्रावित होता है। वृषण मानव नर जनतंत्र का पार्ट है, भाग है, अंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो प्रश्न है इसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जामों में। आयोडीन की कमी से, आयोडीन क्या है? आयोडीन एक अधातु है, चमकीली अधातु। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारा सीधा आंसर होगा गलगंड। कौन सा? गलगंड, या इसको बोल देते हैं घेंगा, या इसको बोल देते हैं गोइटर। गलगंड, घेंगा या गोइटर। आपने देखा होगा गला यहाँ से सूज जाता है पूरा और इस तरह से लटक जाता है सूज करके ग्लैंड से, तो उसे बोलते हैं गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग कहते हैं। ठीक है, घेंगा या गोइटर। लेकिन इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तब भी हमारा आंसर कौन सा होगा? गलगंड, घेंगा या गोइटर होगा, जो भी ऑप्शन में दे। क्योंकि आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से ही कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है गलगंड। और आयोडीन की कमी से जो हार्मोन प्रभावित होता है वो हार्मोन प्रभावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन की कमी से ये हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन प्रभावित होता है, मतलब कम बनता है। जब ये कम बनेगा तो रोग कौन सा हो जाएगा? गलगंड। और ये हार्मोन कब ठीक मात्रा में बनता है? जब आयोडीन हमें मिलती है। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलती है? तो आयोडीन के वैसे तो कई स्रोत हैं, लेकिन आयोडीन हम लेते हैं आयोडीन युक्त टाटा नमक, जिसमें आयोडीन होती नहीं है, नमक में आयोडीन होती नहीं है। आयोडीन नमक के अंदर अलग अलग पीपीएम के अंदर, पार्ट पर मिलियन के अंदर उसमें मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये हम आयोडीन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, माता को गर्भ से जोड़े रखने का तथा रक्त परिवहन किस संरचना द्वारा होता है? यानी कि माता के गर्भ में जब बच्चे का निर्माण होता है तो उस समय माता को गर्भ से जोड़े रखने का, है ना, काम कौन सी संरचना करता है, कौन सा अंग करता है? और उसमें रक्त का परिवहन, भोजन का परिवहन, वायु का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो उस संरचना का नाम है, याद रखिए यहाँ पर, प्लेसेंटा। जी हाँ, क्या नाम है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, क्या आपको पता था क्या? प्लेसेंटा। इसी को हिंदी में बोल देते हैं अपरा। हिंदी में क्या बोल देते हैं? अपरा। जिनका नाम हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो एग्जाम में देखे जाते हैं, हिंदी में दे देते हैं। और जिनका हिंदी में बहुत यूज करते हैं उनको हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इसलिए दोनों नाम याद रखिए, प्लेसेंटा और अपरा। ये माता को गर्भ से जोड़े रखने वाली संरचना है। ठीक है, गर्भनाल भी जिसे बोलते हैं। और ये जो प्लेसेंटा है इसी के माध्यम से जब हार्ट का निर्माण नहीं होता बच्चे में तो ब्लड का परिवहन होता है, भोजन का पूरा परिवहन माता से शिशु के मध्य होता है, गैसों का, वायु का परिवहन होता है। क्या नाम है? प्लेसेंटा अपरा। बच्ची के ऊपर पूरा एक तरह से बाहर एक लेयर में पूरा जो है चादर में लिपटा होता है जैसे, इसका नाम है प्लेसेंटा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? दोस्तों कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग ये कोशिका हो गई। तो इसमें मध्य में केंद्रक इस प्रकार से छोटी छोटी संरचनाएं समूह के अंदर भी और एकल भी पाई जाती है। इन्हें हम बोलते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। बताइए राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? तो यह है राइबोसोम, सबसे छोटा कोशिकांग और सबसे बड़ा रिक्तिका इसमें। ठीक है, आगे देखिए, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन, मैंने कहा था अध्ययन वाले प्रश्न आपको याद रखने हैं जितने भी, क्योंकि अध्ययन से यहाँ पर प्रश्न आते हैं। हृदय का अध्ययन कहलाता है यहाँ पर कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। आपने देखा होगा जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वहां पर लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट। ये जो भी डॉक्टर है उसके नीचे लिखा हुआ कार्डियोलॉजिस्ट, इसका मतलब कौन है? वो हृदय विशेषज्ञ। क्या है वो? हृदय विशेषज्ञ, हृदय का चीर फाड़ करने वाला या हृदय का अध्ययन करने वाला, हृदय के बारे में जानकारी रखने वाला वो होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी क्या है? हमारे ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो जो रक्त कणिकाएं हैं वो तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर जो आरबीसी है उनका जीवन काल कितना है? याद रखिए हमारे पूरे ब्लड में 99% जो होती है ना सबसे ज्यादा, वो कौन होती है? आरबीसी ही होती है, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं। और ये जो आरबीसी है ये 120 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद में प्लीहा के अंदर ये नष्ट हो जाती है। इसके अंदर, प्लीहा के अंदर। तो 120 दिन तक जीवित रहती है। 120 दिन बाद क्या ब्लड
पूरा खत्म हो जाता है या बनता रहता है? तो हमारा इसका जवाब होगा ब्लड हमारे शरीर में बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर लगातार बनता रहता है। ठीक है ना? कमाल की बात। सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी किसे माना गया है? लास्ट प्रश्न आपका, सजीव व निर्जीव के मध्य की, एक तो सजीव है, लिविंग है, एक नॉन लिविंग है, इन दोनों के मध्य की योजक कड़ी यानी दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो किसे माना गया है? तो दोस्तों हमारे इस परिवेश में, इस पृथ्वी पर एक जीव भी नहीं कह सकते, एक घटक कारक कह सकते हैं। एक कारक ऐसा है जिसे हम बोलते हैं वायरस। और वायरस तो आप जानते ही हो कितना खतरनाक होता है। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, यानी विष के अणु। वायरस का भी अपना अद्भुत ही एक काम है। क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ना, ये मैंने आपको यहाँ फोटो बना दिया। ठीक है, अब वायरस क्या करता है? ये मान लीजिए कोई भी वायरस है, जब ये बाहर रहेगा तो न ये भोजन करेगा, न ये गमन करेगा, न ये जनन करेगा, कुछ नहीं करेगा, आराम से निर्जीव की कंकर पत्थरों की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही वायु के द्वारा या किसी भी माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो अंदर जाते ही ये भोजन भी करता है, गमन भी करता है, जनन भी करता है, तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करता है और हमारे शरीर के किसी न किसी भाग को या पूरे शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो यहाँ पर तो कैसे व्यवहार कर रहा था ये? निर्जीव की तरह, नॉन लिविंग्स की तरह। और अंदर जाते कैसे व्यवहार करता है ये? सजीव की तरह। इसीलिए इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी। क्या नाम है? वायरस या विषाणु। प्रश्न ये भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता या कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तब भी क्या आ जाएगा? वायरस। ठीक है, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इन 30 नंबर में से आपके कितने नंबर आप इजी में प्राप्त कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि मैंने जो आंसर बताए वही आंसर आपको याद रखने हैं या वही प्रश्न, मैंने इसके साथ साथ में कुछ और चीजें बताई हैं, वो भी आप नोट डाउन करते रहें साथ में। और इस प्रकार की और भी वीडियो हम लेते आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आभार। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी।